देखो, कल वाली क्लास में आपने उत्तराखंड राज्य के प्रमुख लोकगीतों को किया और अब आप ये चीज समझ चुके हैं कि लोकगीतों को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मतलब अलग अलग प्रकार के आपके पास लोकगीत आएंगे, आपको उनको सेग्रीगेट करना है। सबसे पहले प्रकार के लोकगीतों को नाम दिया था आपने संस्कार गीत। तो किसी भी धार्मिक संस्कार के समय जिन गीतों का गायन होता है उन्हें संस्कार गीत कहते हैं। गढ़वाल में संस्कार गीतों को क्या कहते हैं भाई? मांगल कहते हैं, है ना। और कुमाऊं में कहते हैं इनको सकुनाखर, या फिर इनके लिए एक नाम और वर्ड यूज करते हैं न्यूतड़ो। तो न्यूतड़ो या सकुनाखर कुमाऊं के प्रमुख संस्कार गीत है। लास्ट वाले पीछे वाले भाई को बोल, पीछे पहले तो तुम कल से आगे बैठना और दूसरा पीछे हल्ला मत करना, ठीक है। तुम बहुत अव्यवस्थित हो, इधर इतनी सीट रहती है, जल्दी आ जाते हो, आगे बैठा करो। इधर किसके बगल में सीट है, इसके बगल में, पीछे क्या है वहां शहर थोड़ी है। चलो दूसरे प्रकार के गीतों पे चलो। दूसरे प्रकार के गीत ऋतु गीत। ऋतु गीतों में अधिकांश गीत ऐसे होंगे जिनका भाव जो है वो विरहात्मक होगा। विरहात्मक का मतलब है विरह प्रदान। तो ज्यादातर ऋतु गीत विरह प्रदान होते हैं। जैसे आपने किया चौमासा, वो एक ऋतु गीत है। चैती, पासरा, बासंती, अलग अलग क्षेत्रों में ये गीत गाए जाते हैं। फिर आप ऋतु गीतों के बाद लास्ट किए थे कल कृषि गीत। तो कृषि गीत का मतलब होता है कृषि कार्यों के समय गाए जाने वाले गीत। जो कृषि के समय जो गीत गाए जाते हैं, जैसे इसमें गुड़ैल था, सबसे इंपॉर्टेंट है हुड़किया बॉल, है ना। धान की रोपाई के समय जिन गीतों का गायन किया जाता है उनको कृषि गीत कहते हैं। फिर चलो कृषि गीतों के बाद कुछ छोटे गीत है, वन गीत होते हैं। वन गीत, वनों में गाए जाने वाले गीत। आप ध्यान रखना, मैं जौनसार और रवाई के गीतों को अभी यहाँ ऐड नहीं कर रहा हूँ। जौनसार रवाई के गीत अलग से कर देंगे, ठीक है। हम मेनली फोकस कर रहे हैं गढ़वाल और कुमाऊं के गीतों पर। तो अभी आप अगला टॉपिक डालो, वन गीत। वन गीत मतलब वनों में गाए जाने वाले प्रमुख गीत। हमारे राज्य के अंदर वनों में गाए जाने वाले प्रमुख गीत, उन्हें वन गीत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राज्य में गाए जाने वाले वे गीत जो वनों में गाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कुछ कॉमन है, जैसे देखो एक कॉमन सा गीत है घसियारी। घसियारी कॉमन वर्ड है तो आप समझ भी जाएंगे। घसियारी मतलब क्या है? घास काटती हुई महिला या घास लेने जो महिला गई हुई है उसे घसियारी कहा जाता है, ठीक है। तो घसियारियों के द्वारा, यानी घास काटती हुई महिला घास को काटते समय जो गीत गा रही है उसी का नाम घसियारी है। तो कठिन है नहीं, बहुत सिंपल है। घसियारी गीत पहला गीत है जो वनों में गाया जाता है, ठीक है। फिर अन्य गीत आएंगे जैसे जौनसार बाबर में छोड़े, जैसे बाजूबंद, और भी गीत है जो वनों की श्रेणी में है। लेकिन गढ़वाल कुमाऊं में वनों में गाए जाने वाले प्रमुख गीतों में पहले प्रकार का गीत होता है, उसको बोलते हैं घसियारी। घास काटते समय महिला जो गीत गाती है उसे घसियारी कहते हैं। वन गीतों में सबसे प्रमुख गीत जो होता है ना उसको बोलते हैं न्योली। न्योली ये वनों में गाया जाने वाला एक प्रमुख गीत है। न्योली कुमाऊं का गीत है, गढ़वाल में थोड़ा सा कम, कुमाऊं में इसका प्रचलन ज्यादा है। न्योली गीत वनों में गाए जाने वाले प्रमुख गीतों में न्योली। अब ये न्योली गीत गाया किसके द्वारा जाता है? तो घास काटती हुई महिला जब जंगल में जा रहे हैं घास काटने, तो महिलाओं का ग्रुप यानी घसियारियों का जो ग्रुप है उनके साथ ही साथ वहां पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पशुओं को चराने आए हैं, उनको बोलते हैं चरवाहा। तो जो पशु चराने आया है चरवाहा, जो घास काटने गई है घसियारी, या फिर जो वनों का रखवाला है उसको बोलते हैं हमारे राज्य में क्या? पतरौल। तो पतरौल, घसियारी या फिर पशु चारक या फिर चरवाहों के द्वारा वनों में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं, इसका मूल भाव आप समझना, क्योंकि न्योली जो है पीछे आयोग वालों ने कई बार इसको प्रश्न बनाया है। न्योली गीत ये कब गाया जाता है? एक महिला है, उसका विवाह हो गया है, विवाह के पश्चात महिला जब घास काटने के लिए जंगल में जा रही है ना, तो पर्वतीय अंचल में किसी भी विवाहित महिला के लिए सबसे ज्यादा फ्रीडम वाला स्थान कौन सा होगा? वन होगा, जंगल होगा। ग्रामीण अंचल में आप देखते हैं, ग्रामीण समाज में जैसे किसी महिला का विवाह हो गया, अब वो घर के अंदर है, तो घर के अंदर रहते हुए एक टेंशन तो रहेगी ना, सास ससुर जेठ वेठ ये वो सो, ये तो सब है ही है। जब वो गांव में है तो गांव में भी एक सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, तो फ्री होकर के नहीं अपना जीवन काट पाते। तो हमारे यहाँ पर अमूमन हमने ऐसा देखा है, पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा देखा है कि जो नवविवाहिताएं हैं जिनकी शादी हो गई, लॉकडाउन में मैंने खूब देखा इस चीज को, कि जिनकी शादी हो रखी है, बहुएं जितनी है, तो वो जब घास लेने के लिए जाती है ना, तो यहाँ हमारा गांव है तो ये सब लोग निकलते हैं। अब इनका पहले से सेटिंग रहता है शायद, और ये लोग घास लेने जाते हैं ना, एक जगह पर बैठे रहते हैं, पहले से सेटिंग हो रखी है कि अगर एक महिला जल्दी चली गई, वो वेट कर रही है, ऐसा नहीं जंगल चल जाए घास काट ले, तो फिर वो वहां बैठी अपनी बाकी फ्रेंड का वेट कर रही है। अब तो फोन भी है ना, फटाफट फोन करती, क्यों नहीं आ रही घास लेने, रुक जा, बोलो 10 मिनट रुक जा, और फिर बाकी महिलाएं आई, तो इनका पूरा का पूरा गैंग बनता है यहाँ पर।
गैंग बनने के बाद अब ये डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है घास के लिए, तो इनकी एक जगह डिसाइड हुई। उसके बाद ये उस पर्टिकुलर जगह में चले गए। कब निकले थे घर से? 9 बजे निकले सुबह सुबह, सारा काम निपटा के 9 बजे निकले। अब ये पहुंच गए वहां जहां ये घास काटने जा रहे हैं। लॉकडाउन का टाइम था, हम भी फ्री थे, मैं भी चले गए इनके साथ। कैसे काटते हैं घास? ये घास काटते काटते इनका अलग गैंग है पूरा। इन्होंने सबसे पहले दराती वराती किनारे रख दी। अब एक एक करके एक महिला घास दराती उठा रही, वो घास काट रही। उस जमाने टिकटॉक एक ऐप होता था, मेरा रील बना दे यार एक ना, तो पहले एक का रील बन रहा, अरे नहीं नहीं गलत गलत हो गया, फिर से बना, दोबारा बना। तो खूब एंजॉय कर रहे हैं वहां बढ़िया से। वहां बैठ के जब इन्होंने पूरा घास काट दिया, घास काटने के बाद अब इनकी असली प्रोसेस स्टार्ट होती है, चुगली भयंकर वाली। मेरी सास ने ऐसा किया, तेरी सास ऐसा बोल रही थी, उसकी सास ने ऐसा बोला, और ये खूब एंजॉय कर रहे हैं यार, बढ़िया से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। घर आते आते इनको 5 बज जाते हैं लगभग। इनको सबको पता है घर में ये सास की गाली खाएंगे, पर इन्हें वो गाली स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं, हमें स्वीकार है। इतनी देर कहाँ हुई कहीं, अरे छोड़ो ना, दे दो गाली, पर जीवन भी तो जी लिया ना अपना। तो यहाँ पर वो ऐसा जीवन जी रहे हैं जैसा जीवन आप लोग अभी जी रहे हैं ना। आपका लाइफ है, अपने दोस्त है, जैसा मर्जी, मतलब फ्री लाइफ। तो जब वो वनों में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, तो वहां जंगल में जाकर के जब वो ये गीत गाते हैं, वो टिकटॉक वाले जो गीत होते हैं ना, वही उन्हीं गीतों को बेसिकली न्योली कहा जाता है। सौंदर्य परक गीत है, श्रृंगार प्रदान गीत है, क्योंकि आप जंगल में जा रहे हो, टिकटॉक बना रहे हो, तो भाव कौन सा होगा? श्रृंगार प्रदान। विरह वाला तो आप घर में भी बना सकते हो ना। विरह प्रदान गीतों के लिए आपको जंगल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो वाले गीत तो घर में बैठ करके भी आप आराम से करते हैं ऐसा विरह प्रदान। कभी कभी विरहता का भाव आए तो विरह प्रदान गीत गाए जाते हैं, कभी कभी विरहता का भाव नहीं भी आए तो भी विरहता वाले गीत जो है वो गाए जाते हैं। एक पिक्चर देखी होगी अगर आपने, मंजूली का एक डॉन वो है चुड़ैल, एक पिक्चर है कोई मंजूल, हाँ भूल भुलैया पिक्चर, उसमें एक चुड़ैल का कैरेक्टर है, मंजूली का उसका नाम रखा हुआ है, उसका कोई गीत है। अब वो इंस्टाग्राम पे बड़ा वायरल चल रहा था कुछ टाइम पहले, और उस पर लोग रील्स बनाते जा रहे थे। अब रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास जब मैं पानी पीने को बाहर आया, तो मेरी भतीजी ने क्या किया हुआ था मैं बता रहा था तुमको। ऐसा यहाँ काजल लगा रखे, इधर उधर बाल ऐसे बिखरा के रखे हुए, और सामने उसका कैमरा था जो मैं नहीं देख पाया ना, मोबाइल उसका सामने था, सारी लाइटें बंद करके उसमें लड़ियां रखी हुई। मेरे को लग गया था कि भूत आ गया यहाँ ना। और फिर वो उसमें बड़ा अजीब टाइप एक्टिंग कर रही थी ना, कुछ गीत वहां चल रहा था, उसका एक्टिंग यहाँ हो रहा, तो मैं बड़ा डर गया। मैंने घर वालों से डिस्कशन किया, मैं बोला यार इसकी लाइफ में कुछ टेंशन चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसे क्यों रील बना रही है, मतलब ऐसे बना दे। उसने कहा नहीं, गाना ट्रेंड में मैं बना रही हूँ, तो जरूरी नहीं है कि विरह भाव हो तभी विरह प्रदान गीत गाए जाए, ये तो आप घर में भी कर सकते हो ना, जंगल में तो नहीं करोगे ऐसा। तो जंगल में गीत गाए जा रहे हैं और विवाहिताओं के द्वारा गाए जा रहे हैं, तो गीत कैसा हो जाएगा? सौंदर्य प्रदान हो जाएगा। पिछली बार आप देखोगे तो आयोग ने प्रश्न इतना ही पूछा, क्या पूछा उन्होंने, देखो ऐसे क्वेश्चन आते पेपर में, न्योली है, ये क्वेश्चन था, न्योली है। अब ऑप्शन सुनो, दो तो फालतू ऑप्शन थे उनको हटाओ। पहला ऑप्शन लिखा हुआ था वनों में गाए जाने वाले विरह प्रदान गीत, दूसरा लिखा था वनों में गाए जाने वाले सौंदर्य प्रदान गीत। इतना ही अंतर होता है, गीत तो वनों में ही गाए जाते, पर कौन से वाले गीत होते? सौंदर्य प्रदान। तो आप नीचे से लिखना, वन गीतों में सबसे पहले गीत आएगा न्योली, और न्योली वनों में गाए जाने वाले सौंदर्य प्रदान गीत होते हैं। वनों में गाए जाने वाले सौंदर्य प्रदान गीतों को न्योली के नाम से जाना जाता है। ये छोटे गीत है जो परीक्षा में कम आएंगे, संस्कार, ऋतु, कृषि, वन, ये छोटे गीत है जो आपसे पूछे जाए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न गीतों की जब आप बात करो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, तो किसी भी समाज के अंदर सबसे प्रमुख गीत जो होते हैं वो होते हैं श्रृंगार प्रदान। और इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जो श्रृंगार प्रदान गीत होते हैं यही हमारे लोक नृत्य भी है, क्योंकि इन गीतों के समय नृत्य भी किया जाता है। तो ये न सिर्फ गीत है बल्कि ये लोक नृत्य भी है। श्रृंगार प्रदान गीतों को क्या क्या नाम से जाना जाता है? इनको नृत्य प्रदान गीत भी कहते हैं, इनका एक नाम नृत्य प्रदान गीत भी होता है। और जितने भी श्रृंगार प्रदान गीत होते हैं इनमें अधिकांश गीत जो है भैया वो प्रेम प्रसंगों पर आधारित होते हैं। अधिकांश गीत ऐसे होंगे जिनका मूल भाव प्रेम होगा, प्रेम। तो प्रेम प्रसंगों पर आधारित वे गीत जो अनुभूति परक होते हैं, देखो कितने सारे पॉइंट है आपके पास यहाँ, ये अनुभूति परक होते हैं। अच्छा लगता है इन गीतों को सुनकर, हर वो गीत जिसे सुनकर के आपके मन में अच्छा भाव उत्पन्न हो, वे सारे के सारे गीत सौंदर्य प्रदान होते हैं। सौंदर्य प्रदान गीत या फिर नृत्य प्रदान गीत प्रेम प्रसंगों पर आधारित वे गीत होते हैं
जो अनुभूति परक है, अनुभूति मतलब आप इनको फील कर सकते हो, तो खुद से आदमी जिन गीतों को कनेक्ट करता है, हर एरा में, हर साल में आपको एक ना एक गीत तो ऐसा मिलता होगा ना जिसको ट्रेंड में चलता है, बहुत बढ़िया है भाई गीत, सौंदर्य प्रधानता वाला गीत, हर व्यक्ति उस गीत को गाना या सुनना पसंद करता है। ऐसे गीतों को श्रृंगार प्रधान गीत, नृत्य प्रधान गीत या अनुभूति परक गीत कहते हैं। और यहां हम जिन गीतों के नाम लिख रहे हैं, क्योंकि वो नृत्य प्रधान है तो उनमें डांस भी होगा, तो इसका मतलब वो न सिर्फ गीत है, बल्कि मैं यहाँ पर जो नाम लिख रहा हूं वो लोक नृत्यों के नाम लिख रहा हूं, ये हमारे नृत्य भी है। अभी तक हमने जो गीत किए हैं वो सिर्फ गीत है भाई, मांगल गीतों में डांस नहीं होता है, इसलिए वो लोक नृत्य नहीं है। चौमासा में नृत्य थोड़ा ही होता है, तो ये तो सिर्फ गीत है। पर यहाँ जो लिस्ट बना रहे हैं ना, वो लोक नृत्यों की लिस्ट है। मैं अलग अलग क्षेत्र बना देता हूं। देखो, सबसे पहले आऊं कुमाऊं। कुमाऊं के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? नृत्य कई हो सकते हैं, लोक नृत्य कुछ ही होंगे, जिसको हमारी समाज ने मान्यता प्रदान कर रखी कि हाँ, इस अवसर पर यह नृत्य किया जा सकता है। तो कुमाऊं के अगर प्रमुख लोक नृत्यों की बात करोगे तो कुमाऊं का सबसे पहला और सबसे प्रमुख लोक नृत्य जो है ना, उसका नाम है झोड़ा। झोड़ा सुना है आपने नाम? झोड़ा नृत्य पहला नृत्य है जो कुमाऊं में किया जाता है। इस नृत्य का नाम है झोड़ा। ठीक है, झोड़ा कुमाऊं का एक प्रमुख नृत्य है। सौंदर्य प्रदान होते हैं ये नृत्य, अनुभूति परक होते हैं, नृत्य प्रदान। आपको इनका डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा। क्या आपने कुछ टाइम पहले एक गीत आया है कुमाऊं का, अगर आपने गीत का मूल सॉन्ग देखा हो, गीत का टाइटल था अल्मोड़ा में टैक्सी लेके अंग्रेज आया। सुना है गीत? कैसा लगा गीत सुन के? बेहतरीन। मैं कम से कम 150 बार सुनाऊं भाई गीत को। गीत का कोई उद्देश्य नहीं है, अल्मोड़ा में अंग्रेज आए टैक्सी लेके। अब क्या क्या बात हुई ना भाई, इससे क्या मतलब निकला? कुछ भी नहीं ना, पता नहीं उठपटांग इधर का कुछ जोड़ दिया। जोड़ा शब्द जो है ना, वो जोड़ा से निकला है। जोड़ा जोड़ दी आपने तुकबंदी, तो तुकबंदी जोड़ दी तो बड़े खूबसूरत से गीत बन गए। जोड़ा बड़े प्यारे गीत होते हैं। इन गीतों को सुनते समय व्यक्ति अनुभूति का अनुभव करता है, खूब सुनता है। आज घर जाके जरूर सुनना और डांस भी देखना कैसे होता है जोड़ा नृत्य। जोड़ा नृत्य में क्या करते हैं, स्त्री और पुरुष गोल घेरा बनाते हैं। देखो, ये छोटी छोटी बातें समझने आपको। ये पुरुषों का घेरा है, ये स्त्रियों का घेरा है, और स्त्री और पुरुष गोल घेरा बना करके इस नृत्य को करते हैं। इस नृत्य को झोड़ा कहा जाता है। एक प्रकार का श्रृंगार प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में हर एक व्यक्ति जो नृत्य करने वाला है उसकी एक विशिष्ट पोशाक होती है। वो एक स्पेशल कपड़े पहनता है और वो स्पेशल कपड़े पहनने के बाद फिर इस नृत्य को करता है। तो नृत्य किस कैटेगरी का है? श्रृंगार प्रधान। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आता है कि जोड़ा नृत्य जो है वो कहाँ का नृत्य है, तो हम कहेंगे कुमाऊं। कैसे होता है नृत्य? तो गोल घेरे में। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे अभी हम जाएंगे रवाई, तो रवाई का प्रमुख नृत्य है तांदी। तो तांदी और जोड़ा में क्या अंतर है? तो तांदी में पहला व्यक्ति और अंतिम व्यक्ति एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेगी। पहला व्यक्ति अंतिम व्यक्ति से कोई कनेक्शन नहीं, तो तांदी हो गया। पहला व्यक्ति लास्ट व्यक्ति गोल घेरा बना करके नाच रहे हैं, तो नृत्य कौन सा हो जाएगा? झोड़ा। तो पहले प्रकार का जो नृत्य है वह है झोड़ा। एक पॉइंट आप लिखना, झोड़ा नृत्य। कुमाऊं में झोड़ा नृत्य किसे कहते हैं? तो कुमाऊं में वृत्ताकार अथवा गोल घेरे में किया जाने वाला सामूहिक नृत्य। कुमाऊं में गोल घेरा, कुमाऊं में गोल घेरा, वृत्ताकार अथवा गोल घेरे में किया जाने वाला, गोल घेरे अथवा वृत्ताकार किया जाने वाला वह नृत्य सामूहिक। हाँ, कुमाऊं में वृत्ताकार अथवा गोल घेरे में किया जाने वाला वह नृत्य जो धर्म, प्रेम अथवा श्रृंगार पर आधारित होता है। जो धर्म, प्रेम अथवा श्रृंगार पर आधारित होता है। धर्म, प्रेम अथवा श्रृंगार पर आधारित होता है। ठीक है, धर्म, प्रेम अथवा श्रृंगार पर आधारित होता है, झोड़ा कहलाता है। धर्म, प्रेम अथवा श्रृंगार पर आधारित होता है, झोड़ा कहलाता है। यह कुमाऊं का सबसे प्राचीन नृत्य है। यह कुमाऊं का सबसे प्राचीन नृत्य है। यह कुमाऊं का सबसे प्राचीन नृत्य है, जिसके प्रमाण अल्मोड़ा के
फड़का जिसके प्रमाण अल्मोड़ा के फड़का नौली गुफा से भी प्राप्त होते हैं। गीत एक बार देख लेना, तुमको एक बार पता चल जाएगा कि कैसे होते हैं। मतलब जोड़ा, सारे ही जोड़ा जो है वैसे ही होते, ऐसे नहीं है तो ऐड है तो ठीक है। चलो, अगर मूल वीडियो हुई तो भोला यहाँ देख, ला यहाँ देख ले, ये नृत्य कर रहे हैं ना, गीत भी सुन लेना थोड़ा तो, नाचना मत भाई। ठीक है ना, घर में सुनना था बात यार, समझना। ये नृत्य ना, ये वाले जो गीत होते हैं ये अनुभूति पर रख, अच्छा था गीत की बेकार, पूरा सुनोगे तो और बढ़िया लगेगा। गोल घेरा, वृत्ताकार घेरा, एक भाई साहब है जो गीत गा रहा है, उसके हाथ में एक यंत्र है, कुछ था, उसको हुड़की कहते हैं। उस भाई के हाथ में जो था ना, उसको हुड़की कहते हैं। तो ऐसे जितने भी गीत होते हैं ना कुमाऊं के, इन सभी गीतों को झोड़ा कहा जाता है। झोड़ा ये सबसे प्राचीन गीत है। फड़का नौली, लाखू उड़ियार, पेट साल, कई सारी गुफाओं में झोड़ा नृत्य के प्रमाण मिलते हैं। तो ये पहले प्रकार का नृत्य है, इसको बोलते हैं झोड़ा। ठीक है, याद रख लो। चलो, दूसरा नृत्य जो कुमाऊं का लोक नृत्य है, इस नृत्य को बोलते हैं छपेली। कुमाऊं का दूसरा प्रमुख नृत्य जो है लोक नृत्यों की श्रेणी में, पहला नृत्य जो है उसको बोलते हैं झोड़ा। कुमाऊं का दूसरा प्रमुख लोक नृत्य जो है उसका नाम होता है छपेली। थोड़ा सा अंतर है बस। जोड़ा आप देख चुके हो, गोल घेरा बना हुआ है, स्त्री और पुरुषों का गोल घेरा, वृत्ताकार घेरा है, उसमें लोग नृत्य कर रहे हैं, तो झोड़ा। अब छपेली थोड़ा सा अलग प्रकार का नृत्य है। जौनसार भाबर में भी छपेली प्रकार के नृत्य होते हैं, वहां उसको छपेली नहीं कहते। छपेली नृत्य में क्या होगा, बहुत सारे लोग जो डांस कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले एक गोल घेरा बनाया गया। अब ये जो गोल घेरा बना, इसमें सारे लोग बैठे हुए हैं, उसमें तो सब लोग उठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए, एक लड़का एक लड़की खड़े हैं और ये बीच में नृत्य कर रहे हैं। सब लोग बैठे हैं, बस नृत्य करने वाले दो लोग होते हैं, एक लड़का एक लड़की। तो जब एक लड़का और एक लड़की डांस करे तो उसको कपल डांस कहते हैं। कपल मतलब जो कपल में डांस होता है, एक लड़का और लड़की नृत्य कर रहे हैं। तो ये जो नृत्य है छपेली, यह कुमाऊं का युगल नृत्य है। युगल मतलब होता है कपल नृत्य, यह कुमाऊं का युगल नृत्य है। युगल नृत्य। झोड़ा तो सामूहिक रूप से किया जाता है। देखो यहाँ छोटे छोटे वर्ड समझना पेपर के लिए। झोड़ा जो है वह सामूहिक नृत्य है। झोड़ा कुमाऊं का सामूहिक नृत्य है, सामूहिक रूप से किया जाता है, स्त्री और पुरुषों के द्वारा, सब लोग नाचो। और दूसरे नंबर पर आपके पास आया छपेली। छपेली सामूहिक नृत्य नहीं है, कैसा नृत्य है, यह युगल नृत्य है। युगल नृत्य, कपल डांस। कोई बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता हो, उसका कपल डांस देखा तुमने कभी? उसका कपल, हाँ यस सर बोल रहा, अबे 5 क्लास वाले का कौन करेगा कपल डांस? कोई बच्चा 10 साल का है तो 10 साल के बच्चे को कपल डांस, या फिर दादाजी हो गए 80 साल के, दादा कपल डांस मारेगा दादा खींच के। तो यह तरुणों का नृत्य है, युवाओं का नृत्य, युवा अवस्था, तुम्हारी उम्र के जो लोग हैं उनका नृत्य है। यहाँ तरुणों का नृत्य होता है, तरुणों का नृत्य। तरुण अवस्था मतलब युवा अवस्था, बड़ी जो मतलब टीनेजर जिसको कहते हैं ना, टीन एज का नृत्य होता है छपेली। छपेली कुमाऊं का एक प्रमुख लोक नृत्य है जो कि युगल नृत्य होता है, कपल डांस होता है। और यह तरुणों का नृत्य है, तरुणों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। 20, 21, 22 साल की उम्र में यह नृत्य किया जाता है। श्रृंगार प्रदान होता है बकायदा। जिस समय छपेली नृत्य होता है ना, तो छपेली नृत्य करते समय जो पुरुष है, लड़का जो है, वो हाथ में रुमाल बांध देता है और नृत्य करते करते रुमाल घुमाता है। स्त्री जो है वो अपने हाथ में दर्पण रखती है, शीशा, श्रृंगार करती है, मतलब नाचते नाच थोड़ी लिपस्टिक लगा दी, श्रृंगार करती है। तो कैसे, किस प्रकार का नृत्य होगी, बस ध्यान रखना। सामूहिक नृत्यों की श्रेणी में झोड़ा आएगा और युगल नृत्यों की श्रेणी में आता है छपेली। तीसरे प्रकार का जो लोक नृत्य कुमाऊं में प्रचलित है, इसको नाम देते हैं चांचरी। चांचरी, इसकी बड़ी चर्चाएं हैं, इस पर बड़ी उपमाएं हैं, खूब प्रसिद्ध है कुमाऊं का एक नृत्य। नाम तो सुना होगा आपने, चांचरी। ऐसा कहते हैं चांचरी नृत्य के बारे में, चांदनी रात में किया जाने वाला नृत्य है, श्रृंगार प्रदान है। श्रृंगारता का सबसे प्रमुख भाव इसी में होता है। देखो आपने अभी झोड़ा नृत्य देखा, झोड़ा में सच में नृत्य होता है, और झोड़ा गीत जो है ना, उनमें ताकत भी होती है, अच्छे होते हैं, अनुभूति परक होते हैं, अच्छा होता है।
छपेली तो युगल मतलब कपल डांस है, अब वो कैसा भी होगा तो लोग अच्छा ही उसको कहेंगे। इस नृत्य की विशेषता सुनो, चांचरी नृत्य की विशेषता एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं तो आप समझना इसको। हम पढ़ते थे स्कूल में और हमारा क्लास था 12th D, ऐसा होता था हमारे स्कूल में। जो सबसे अच्छे बच्चे वो A में, B हम खत्म वाले लास्ट में, D लास्ट सेक्शन में रखा हुआ था। हम ना पढ़ने में थे, कुछ खत्म थे सब चीजों में। जिस साल हम 12th क्लास में थे तो हमारे स्कूल का प्रिंसिपल स्पेशल आया, क्योंकि हमने खूब परेशान किया स्कूल में टीचर्स को। और फिर प्रिंसिपल साहब आए 12th क्लास में जब हम थे, उन्होंने कहा कि इस बार जो 15 अगस्त होगा उस पे तुम सांस्कृतिक प्रोग्राम करोगे, तुम्हारी क्लास। प्रिंसिपल ने कह दिया तो फिर क्लास टीचर क्या कह सकता ना। और फिर क्लास टीचर तैयारी करवाने लगा, उसने कहा भाई डांस करोगे तुम। हमने कहा अंकल जी नहीं आता। अरे सर नहीं आता ना भाई, क्या बात करें, हम भाषण दे देंगे। उसने कहा नहीं, भाषण सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं होता है। तो स्कूल में 15 अगस्त को होते थे सांस्कृतिक प्रोग्राम। अब वहां ये डिसाइड हो गया कि ये 12th D क्लास जो है ये वो करेगा सांस्कृतिक प्रोग्राम। अच्छा मजे की बात ये है कि अन्य क्लासों में उनका हाल ठीक ठाक था, ओके क्लासें थी। हमारी क्लास में तो भाई जो लड़कियां थी ना वो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम में खत्म थी। लड़के तो होंगे ही, खैर लड़कियां भी वो भी करने लगी ना ना ना, लेकिन टीचर ने कहा कि करो। तो हम टोटल 12 बच्चों का सिलेक्शन किया गया क्लास में, आप डांस करेंगे। तुम्हारा भाई भी था उसमें, एक पीछे की साइड लास्ट वाला। अब उन्होंने कहा डांस करेंगे। मजे की बात यह है कि कला हर किसी के अंदर होती नहीं, डांस हमें भाई बिल्कुल नहीं आता, कभी किया ही नहीं। हाँ मतलब मनाड़ में अंधेरा में नाच तो कोई भी नाच लेगा, मनाड़ लगा है अंधेरा है कोई भी नाच लेगा, पर मंच में सबके सामने कैसे डांस करे। अब ये लड़कियों ने हमारी रिहर्सल करवा दी, हमारी क्लास की लड़कियां थी। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, हमको नहीं आया, बहुत एक हफ्ते का रिहर्सल हो गया, नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है। सबसे आगे एक लड़की हमारी क्लास की खड़ी थी, उसने सब को कहा इस पे देखना तुमने। मैंने इसने हाथ ऐसा कर दिया ना तो तुम भी ऐसा कर देना, ये ऐसा कर देगी तो तुम ऐसा कर देना, जैसे वो ऐसा करेगी तो तुम भी ऐसा कर देना। हमने कहा ठीक है। वो लड़की का नाम नीमा था, तो नीमा हमारी कप्तान थी। तो हमने कहा नीमा बस थोड़ा जल्दी कर देना, ऐसा नहीं कि तुम पहले कर दे हम बाद में कर रहे हैं। अब 15 अगस्त का दिन आया पूरा, और हम सबसे सीनियर क्लास था स्कूल में, और सबसे सीनियर क्लास हमारा जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 7वां 8वां प्रोग्राम, तो मजे की बात ये हुई कि नीमा ही भूल गई, जो नीमा थी। तो उसने ये बात ऐसा किया तो हमने भी ऐसा कर दिया। अब नीमा को समझ ही नहीं आ रहा क्या करे, हम क्या करें ना, हम तो नीमा आप पे आश्रित है, जैसा आप करोगे। नीमा खुद भूल गई। नीमा ने डांस करते करते आगे से ऐसा घूम घूम के वो पीछे चली गई। अब जो फ्रंट पे थी उसे कुछ नहीं आ रहा, वो उसके सारे थी। तब हमने कहा क्या करना, गाना तो चल ही रहा है। ऐसा मनाड़ लगा ना भाई, फ्री हैंड करो भाई, अभी छोड़ो सब खत्म करो, जिसको जैसा नृत्य करना है वो वैसा करो। और फिर हम अपनी मनमर्जी से नाचने लगे। हमें पता था कि बेइज्जती हो रही है, हम बात भी कर रहे थे डांस करते करते, हम आपस में बात भी किए, भाई बेइज्जती हो गई, चलते रहा, खत्म हुआ नृत्य। हमने कहा आज भी बेइज्जती बहुत भयंकर। सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम खत्म हुए। अब अवार्ड सेरेमनी आई। अवार्ड हमारे स्कूल में अवार्ड दिया जाता था इस आधार पर जिसको वोट ज्यादा पड़े। और तुमको अजीब लगेगा सुनकर, लेकिन फर्स्ट प्राइज मिला हमको। हम खुद शौक थे, हमें क्लास में फर्स्ट प्राइज दिया गया। क्यों भाई, नृत्य तो हमारा बहुत बेकार था, सबसे खत्म डांस हमने ही किया, आता ही नहीं है नृत्य करना, हमें फर्स्ट प्राइज क्यों मिला? क्योंकि हमारी क्लास में हमने एक चीज डिसाइड करी थी, जितने भी लड़के हैं वो कहीं से भी अरेंज करो पर शेरवानी पहन के आएंगे। तुम सारे लड़के शेरवानी पहन के आए, तो चाचा ताऊ भैया एडजस्ट करके। लड़कियां सारी लहंगा पहन के आएंगी। तो एक ही ऐसा प्रोग्राम हुआ जिसमें सारी लड़कियां लहंगे में थी, सारे लड़के शेरवानी पहन के आए थे। तो ये जो बच्चे देख रहे थे ना, इनको कोई मतलब नहीं था नृत्य कैसा है, इनको इस बात से भी कोई मतलब नहीं था कि गाना कैसा है, इनको बस एक बात से मतलब था, नृत्य करने वाले व्यक्ति का श्रृंगार कैसा है। तो ये उठ उठ के देख रहे थे, पीछे वाली दीदी नहीं दिख रही यार, ओ बेटा, उसके बेटा जूता देख क्या भयंकर ना उसका, भाई साहब क्या खतरनाक है। बस जी, अगर आप इस बात को समझ गए ना, तो ये गीत होते हैं चांचरी। चांचरी मतलब जिसमें नृत्य का कोई मतलब नहीं है, नृत्य और गीतों का जिन गीतों पर कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसे नृत्य या ऐसे गीत जिन पर वेशभूषा और चमक धमक का प्रभाव होता है। तो चांचरी नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो व्यक्ति नृत्य करने आएगा ना, वो इतना श्रृंगार करके आएगा कि सामने वाले व्यक्ति को उसके नृत्य से कोई मतलब नहीं है। सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है उस व्यक्ति के श्रृंगार से, वह कितना सज धज के आया हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि यह नृत्य चांदनी रात में किए जाते हैं। जब आप हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं या पढ़ोगे कभी आगे जाके, तो आप देखते हो कि हिंदी में अलंकारों में बार बार किसी स्त्री की जो तुलना है वो किससे की जाती है, उपमा में, चंद्रमा से। तो कहते हैं चांदनी रात में। तो ऐसे गीत होते हैं चांचरी। तो ऐसे गीत जिसपे ऐसे नृत्य
जिसमें डांस का कोई प्रभाव नहीं है परंतु वेशभूषा की चमक धमक का प्रभाव ज्यादा होता है, ऐसे नृत्यों को या ऐसे गीतों को समवेत गीत कहते हैं। समवेत। तो हमारे राज्य में जो चाचरी है वह किस कैटेगरी का गीत होगा? तो आप कहेंगे यह समवेत प्रकार का गीत है या नृत्य है। समवेत नृत्य या समवेत गीत ऐसे गीत जहां पर वेशभूषा की चमक धमक का प्रभाव होता है, ऐसे गीत या ऐसे नृत्य जहां पर वेशभूषा की चमक धमक का प्रभाव होता है। आप कितने बेहतरीन तरीके से तैयार हुए हैं, का श्रृंगार कैसा है। तो चांचरी वह समवेत गीत है। 3 गीत आप लिखो, 3 नृत्य लिखो, 3 आपके प्रश्न बने। सामूहिक कौन सा है? जोड़ा। युगल कौन सा है? छपेली। और समवेत कौन सा है? चांचरी। जहां वेशभूषा की चमक धमक का प्रभाव होता है उन नृत्यों को नाम दिया जाता है चांचरी। अगला पॉइंट लिखना, यह नृत्य गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य क्षेत्र में किया जाता है। यह नृत्य गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य क्षेत्र में किया जाता है। यह नृत्य गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य क्षेत्र में किया जाता है। गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य क्षेत्र में किया जाता है। गढ़वाल और कुमाऊं का मध्य क्षेत्र मतलब कहां? बोलो, गढ़वाल कुमाऊं के बीच की जगह कहां है? बागेश्वर। तो बागेश्वर का पुराना नाम है दानपुर। ठीक है, बागेश्वर का पुराना नाम दानपुर। अगला पॉइंट लिखना, दानपुर के चांचरी को, दानपुर मतलब बागेश्वर, दानपुर के चांचरी को पृथ्वी का आकर्षण माना जाता है। यानी सबसे प्रमुख जो चांचरी नृत्य है वह दानपुर का है, बागेश्वर का। दानपुर के चांचरी को पृथ्वी का आकर्षण कहा जाता है। पृथ्वी का आकर्षण, पृथ्वी पर सबसे आकर्षित नृत्य यदि कोई है तो वह चांचरी। क्यों? क्योंकि उसमें वेशभूषा की चमक धमक का प्रभाव होता है। उसमें नृत्य से मतलब नहीं होगा, उसमें इस चीज से फर्क पड़ेगा कि सामने नृत्य करने वाला जो व्यक्ति है उसकी वेशभूषा किस प्रकार की है। तो कितने प्रकार के हुए नृत्य? 3, जोड़ा, छपेली, चांचरी, 3 प्रकार के नृत्य हुए। चौथा, नृत्य तो नहीं है पर हमेशा से नृत्यों की श्रेणी में रखा गया। इसको, ये डांस नहीं है पर इसको फिर भी नृत्यों की श्रेणी में रखा गया है। इस नृत्य का नाम होता है भाई भगनौल। देखो, आपके पास ये भी प्रश्न आ जाएंगे ना, कहां का है? तो अगर ये चारों के नाम आए तो आप समझ जाइए कुमाऊं के लोक नृत्य है। ऐसे ही गढ़वाल के होंगे, जौनसार के होंगे, रवाई के होंगे, जौनपुर के होंगे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोक नृत्य प्रचलन में होता है। तो अब देखो, अगला जो नृत्य है इसको कहते हैं भगनौल। इसको थोड़ा समझना, क्योंकि बेसिकली ये नृत्य है ही नहीं। ये नृत्य ना होते हुए भी हमेशा नृत्यों की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन अनुभूतिपरक गीत या नृत्य माना जाता है। इसमें नायक और नायिका, हीरो और हीरोइनी डांस नहीं करते हैं, पर आप उनसे लास्ट में पूछोगे आपने डांस किया तो कहते हैं अरे इतना भयंकर किया कि डांस नहीं करते। कहते हैं बस नृत्य के बाद जो अनुभूति प्राप्त हुई उससे ज्यादा अनुभूति तो इनको इस गीत में प्राप्त हो जाती है। होता क्या है भगनौल, एक बार आप समझो। प्राचीन काल में जब मेलों का आयोजन होता था, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, आप सोचो 200-300 साल पहले का मेला हो तो मेला आज जैसा बिल्कुल नहीं होगा। आगे हमारे पास लेक्चर है मेले, तो उसमें आप समझना कि आज हम मेलों में सिर्फ इसलिए जा सकते हैं या जाते होंगे क्योंकि वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि भाई हमारे पूर्वज, मतलब लगता है हमारे गांव में मेला तो हम चले जाते हैं। अदरवाइज क्या मेलों पर हमारी कोई डिपेंडेंसी है? आप मेले में इसलिए तो नहीं जाते ना कि मेला है तो वहीं से कोई सामान खरीदूंगा। और आप कितना ही सामान खरीदते होंगे मेलों से ना, कपड़े खरीदते होंगे, पागल है क्या भाई, मेले से कौन कपड़ा खरीदेगा? कुछ भी, मतलब हाँ बहुत अति हो गई तो चाय की छन्नी ले आए 10 रुपए वाली, अति हो गया जो ना, बाकी मेले से कोई वस्तु नहीं खरीदेगा। अब क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि आज आपके घर पे भाई सर्विस अवेलेबल है ना, आप अमेजोन से मंगा दो, घर पे फ्लिपकार्ट आपको कोई भी सामान दे देगा। लेकिन कई 100 साल पहले जब बाजार नहीं थे, मार्केट थे ही नहीं, होते ही नहीं थे बाजार, तो ऐसी स्थिति में जब मेला लगता तो वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता। लोग मेले में इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां से सामान खरीदते थे। अब आप 200 साल पहले के एक मेले पर चलो, 200 साल पहले या 300 साल पहले कोई मेला लगा, इस ग्राउंड में मेला लगा हुआ है, तो वहां पर आपको अपनी आवश्यकता का सामान एक तरफ में मिल गया। मुझे लगता है कि ज्यादा आइसक्रीम मिलती होगी उस जमाने जब हम बचपन में जाते थे मेले में ना, तो क्या मिलेगा, मतलब ये वाला तो कैटेगरी मम्मी लोगों का है ना, छन्नी छुनी बर्तन बुर्तन इनका है। हमारे पास लिमिटेड चीजें थी। सबसे मेन चीज थी आइसक्रीम, जिसके चक्कर में हम मेला में जाते थे, और समोसा मिल जाता था भाई मेला में। और जिस चक्कर में तुम्हारा भाई सबसे ज्यादा मेले में गया वो थी चरखी। चरखी ये ऐसे नहीं मिलती ना, चरखी जानते हो, ऐसे घूमता जो,
एक वैसा वाला भी होता, डायनासोर। हाँ, तो उसी वही दो चीजें थी। पर 200 साल पहले तो ये भी नहीं होंगे ना, डायनासोर, चरखी वर्खी, ये कुछ भी नहीं होंगे, ये भी नहीं थे। तो आप मेले में गए, मान लो आप 9 बजे मेले में चले गए, सिर्फ आप नहीं आए होंगे मेले में, कई गांव के लोग आए होंगे, ए बी सी डी, हर गांव से लोग मेले में आए हैं। ये मेले में गए 9 बजे, 11-12 बजे तक इनका शॉपिंग खत्म, कुछ एक्टिविटी है नहीं, सर्कस वर्कस है नहीं कि आप बिजी रहो मेले में। 12 बजे तक आपने सारा शॉपिंग कर दिया, अब क्या करें, सीधा घर जाए? पागल है क्या भाई ना, मेले में आए हैं मनोरंजन के लिए। तो जब सारा मेला कंप्लीट हो जाता था कुमाऊं में, तो संपूर्ण मेले के पूरा होने के बाद ये देखो, ये मान लो ए गांव के लोग हैं, तो यहां पर ए गांव के लोग यहां बैठ गए। गए हो पुराने जमाने में मेले, बचपन के मेले अगर तुम्हें याद हो, मेले में गए तो पकौड़ी भी लेंगे ना, वहां पे नहीं खाएंगे उसको, ऊपर जाके खाएंगे। तब गांव ने पकौड़ी ले ली और किसी ने पकौड़ी, जलेबी, समोसा, यहां बैठ के ए गांव के लोग यहां बैठ गए। इस जगह पर बी गांव के लोग बैठ गए, ध्यान से इसको समझना, ऐसे करके बी गांव के लोग हैं वो इधर बैठ गए। अब बैठे हैं, 12 बज गए दिन के, हमें पता है 5 बजे 6 बजे से पहले घर नहीं जाना है, तो 5-6 घंटे अब आप मेला देखेंगे, नीचे कैसा मेला चल रहा है, तो आप यहां बैठ गए। अब ये बी गांव का जो आदमी है, बी गांव के जो लोग हैं, मान लो कि इस बी गांव के लोगों में से एक लड़का मैं काल्पनिक बना देता हूं गुल्लू भाई, क्योंकि गांव में गुल्लू ही होते ज्यादा ना, तो एक गुल्लू भाई बैठा है यहाँ, ठीक है, बी गांव का एक लड़का है गुल्लू, अपने गांव वालों के साथ बैठा हुआ है। इधर बगल में ए गांव वाले बैठे हुए हैं, और ए गांव के लोगों में मान लेते हैं कि एक लड़की है, उसका नाम गुल्ली है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, यहां कोई लड़की बैठी है गुल्ली, गुल्लू भाई को गुल्ली पसंद आ गई, बोल नहीं सकता डायरेक्ट ना, हो सकता है उसके बगल में बैठा हुआ उसका पिता हो, उसका भाई हो, ऐसा कैसे बोल देगा भाई ना। गुल्लू भाई अपने प्रेम का इजहार करना चाहता है, कैसे करे, तो अब देखो भगनौल गीत होते कैसे हैं। तो गुल्लू भाई जो बी गांव का आदमी है, वो यहां से गीत गाना स्टार्ट करेगा। गीत गुल्ली के लिए गाया जा रहा है, ये कुछ देर में गुल्ली को भी समझ आ जाएगा, पर गुल्लू भाई कहीं पर भी गुल्ली शब्द यूज नहीं करेगा। ये गीत को कुछ इस प्रकार से गाएगा कि ये अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा भी दे, ऐसा गीत भी पूरा हो जाए। कैसे गीत गायन होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल गुल्लू ने यहां से ये कह दिया, पंखा कितना सुंदर है। अब ये पंखा को सुंदर नहीं कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है गुल्ली कितनी सुंदर है, पर डायरेक्ट बोल नहीं सकता, तो इसमें किसी तृतीय, थर्ड ऑब्जेक्ट, आप पढ़ते सर्वनाम में अन्य पुरुष, किसी और की तरफ इशारा करते हुए कह दिया ये पंखा कितना सुंदर है। तो जैसे ही इसने एक लाइन इस तरफ को भेजी, अब ये बात गुल्ली को समझ आ गई कि ये पंखा के लिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि पंखा के लिए बोला देख मेरे पे रहा है, तो उसको समझ आ गई कि मेरे को कहना चाहता है। तो अब गुल्ली इस लाइन का जवाब देगी, कुछ भी दे सकती है, पर इसको भी जवाब ऐसे नहीं दे, पिटेगा ऐसा नहीं ना, तो फिर भगनौल नहीं होगा। अब गुल्ली को इस गुल्लू की बात का जवाब देना है, इसने कहा पंखा कितना सुंदर है। गुल्ली ने मान लो जवाब दे दिया चप्पल कितनी सुंदर है, मान लो ना उदाहरण के लिए, वाह चप्पल कितनी सुंदर है। तभी गुल्लू भाई को पता चल गया कि अबे यार तो दिक्कत हो गई। तो ये अब गीत कुछ और तरीके से गाएगा, ये इसका जवाब देंगे, ये गीत गाएगा, ये इसका जवाब देंगे, कभी कभी ये प्रश्न करेंगे, ये इसका उत्तर देंगे, और ये पूरा का पूरा गीत हो जाएगा। इस गेम को शुरू किया था गुल्लू और गुल्ली ने, और जरूरी नहीं कि लास्ट तक इस गेम में यही दोनों रहे। जैसे उन्होंने कुछ जवाब दिया तो इनकी टीम से कोई दूसरा आदमी ये बोलने लग गया, वहां से कोई और आदमी ये उसका जवाब देने लगा। इसका मतलब आप समझे किस प्रकार का गीत है। अब बस यही बातें मैं लिख रहा हूं कि भगनौल जो गीत है वह गीत कैसा होता है। तो पहला पॉइंट है कि यह संवादात्मक होता है। ये शब्द का मतलब जानते हैं आप, संवादात्मक, संवाद होता है, संवाद, बातें होती है एक दूसरे के साथ, गीत के माध्यम से एक दूसरे के साथ बात की जाती है। संवादात्मक जो गीत होते हैं इनको आप भगनौल कहते हैं। गढ़वाली का फेमस गीत है, अगर आपने सुना हो पहले, कि तुम तो चाउमीन पिज्जा खाने वाले हो, अरे ऐसा तो याद नहीं रहता मुझे गीत ज्यादा। नरेंद्र सिंह नेगी ने गीत गाया, तो उसमें 2 टीम बनी हुई है, लड़का वालों की टीम, दूल्हा की टीम, दुल्हन की टीम। और दूल्हा की टीम से जो लड़के आए हुए हैं वो थोड़ा ये ऐसा कुछ गीत गाते हैं ना, कि लड़के वाले कहते हैं हम तो चाउमीन पिज्जा खाते, हम नहीं खाते ऐसा, चूड़ा बुखड़ा। लड़की वाले को कहते हैं चूड़ा बुखड़ा, वो भी उनपे कुछ पॉइंट कर रहे हैं, वो भी। तो ऐसे गीतों को क्या बोलते हैं, भगनौल, जिसमें संवादात्मक होते हैं। तो संवादात्मक गीतों को भगनौल कहा जाता है। ये प्रश्नोत्तर शैली में गाए जाते हैं, प्रश्नोत्तर शैली में, ठीक है। प्रश्नोत्तर, आप गीत के माध्यम से प्रश्न पूछेंगे, सामने की टीम आपको उसका उत्तर देगी, ठीक है। प्रश्नोत्तर शैली में गाए जाने वाले गीत भगनौल होते हैं। ये संवादात्मक गीत होते हैं। इन गीतों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भाई साहब ये भावात्मक होते हैं।
कुछ भी हो, आपने अपने मन की बात तो कह दी ना सामने वाले से। तो यह गीत भावात्मक होते हैं, मन के भावों को व्यक्त करने वाले गीत होते हैं। तो ये चौथे प्रकार के गीत होते हैं। देखो कुमाऊं में आपको ये 4 नाम याद रखने हैं, झोड़ा, छपेली, भगनौल और चांचरी। तो आप परीक्षा वाणी की किताब पढ़ोगे, वहां तो चांचरी को उन्होंने गढ़वाल का ही गीत बताया हुआ है। उसको भी सही करना कि जो चांचरी नृत्य है वह सिर्फ गढ़वाल का नहीं है, वह गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य क्षेत्र में किया जाता है। ज्यादातर कुमाऊं में, थोड़ा बहुत हिस्सा उसका गढ़वाल में भी आयोजित किया जाता है। पहला आ गया कुमाऊं। अब चलो गढ़वाल के, हम सिर्फ श्रृंगार प्रधान नृत्य, हम लोक नृत्य पढ़ रहे हैं। नृत्य गढ़वाल क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं? गढ़वाल के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? ये तो कुमाऊं के हो गए। कुमाऊं में अभी एक पोर्शन बचा हुआ है सौका, उसको अलग से करेंगे। तो गढ़वाल क्षेत्र में किए जाने वाले प्रमुख नृत्य कौन कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहला और सबसे प्रसिद्ध नृत्य गढ़वाल का है झुमेलो। झुमेलो, चलो, गढ़वाल का प्रमुख नृत्य जो गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है उसका नाम है झुमेलो। अब झुमेलो के बारे में कुछ बेसिक बातें समझो। देखो भाई, पर्वतीय अंचल में जब किसी लड़की का विवाह होता था या होता है भी, मान लो आप, तो आप ये समझो कि आपका जो मूल स्वभाव है ना, आपकी जो मूल प्रकृति है, एक दिन ऐसा आएगा जीवन में जिस दिन आपको अपने मूल स्वभाव या मूल प्रकृति को छुपाना पड़ेगा। शादी का दिन ना, दुल्हन को, लड़कियों को शादी के दिन दुल्हन चाहे कितनी खतरनाक क्यों नहीं है, गुंडा टाइप क्यों नहीं है, पर उस दिन शरीफ बन के रहना पड़ेगा ना जी। हल्के हल्के बोलते उस दिन, प्रेम से बात करते, क्योंकि आप उस दिन की हीरोइन है भाई। तो अगर आप उस दिन की हीरोइन है तो आपको अपनी मूल प्रकृति को छुपा करके रखना पड़ेगा। शादी हुई, शादी में सबसे शांत और सबसे शरीफ कौन रहता है? बराबर दूल्हा थोड़ा बहुत चल भी जाता है ना, दोस्तों के साथ नाच रहा, ये कर रहा। दुल्हन को थोड़ा रहना पड़ता है। कई बार दुल्हन को दूल्हे पक्ष के लोग या उसी के दोस्त स्टेज से खींच के ले आए, चलो डांस करो, तो उसको कहना पड़ता है कि मेरे को नहीं आता, चाहे भयंकर नाचती होगी तो ऐसा कहना, ना 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 मैं नहीं नाच रही ना। तो मूल प्रकृति को छुपा करके रखना है। अब दुल्हन है, ससुराल गई पहली बार जब दुल्हन ससुराल गई, तो आप सोचो आज से 200, 300, 400 साल पहले की बात। आज मैंने कहा लोकगीत, लोक नृत्य, कला के कोई भी टॉपिक पढ़ोगे 2024 में बैठ के सोचोगे, आपको लगेगा ये क्या चल रहा है। आज की बात नहीं है ना, क्योंकि आज विवाह होने से पहले ही आपको जिस घर में जाना है, आप उस घर के बारे में सब कुछ जानते हैं ना। वो पता है पति ये है, सास ये है, ससुर ये है, वीडियो कॉल कर दी, 2-3 बार मिल गए, ननद ये है, देवर ये है, सबको जानते हैं पहले से। पर 300-400 साल पहले वो स्थिति थी जब आप पति को भी पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम। तो दुल्हन पहली बार जब ससुराल में गई, तो ससुराल में जाकर के जब पहली बार दुल्हन ससुराल में जाती तो रिसेप्शन जैसी चीजें नहीं होती थी ना। दुल्हन एक जगह बैठ जाती। क्या तुम्हारे पर्वतीय अंचलों में अभी भी ये व्यवस्था है कि कहां जा रहे हो शादी के बाद और लोग कह रहे हैं ब्योली देखने? ब्योली देखने मतलब दुल्हन देखने। तो गांव के लोगों में ये बड़ा इंटरेस्ट होता है, हम दुल्हन को देखने जा रहे हैं। और फिर वो लोग आते, पहले घूंघट प्रथा चलती थी, तो लड़की घूंघट में बैठी है, गांव के एक एक औरतें आ रही है, घूंघट उठा रही है। अच्छा, गांव में थोड़ा सा ये है, उत्तराखंड के अंदर जिस चीज की समस्या हमेशा रही है कि यहाँ के लोग दिल के साफ होते तो धूम धड़ाके से बोल देते हैं भाई। इतना प्रपंच नहीं है कि सामने वाले पर इस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा, सीधा सीधा बोल देते हैं। पहली औरत आई, उसने दुल्हन को देखा और देखते ही बोल दिया ये अच्छी नहीं है, ये बोल भी देते ना। देखा तुमने गांव में दादी लोगों तो क्लियर कट है भाई उनका, तो पुराने जमाने वो नहीं बुरा मानते, वो कहते बुरा मानेगी मानेगी, अपने घर में रहेगी, इस टाइप की बात है। अब एक स्त्री जो पहली बार अपने ससुराल में आई है, बाल विवाह होता है, 9-10 साल की लड़की है, और पहला ही कोई उसको देख रहा है और कह रहा है बेकार है रे, तो उसको बड़ा अजीब लगेगा। तो वह स्त्री असहज स्वयं को महसूस करती है। गांव के सारे लोग आ रहे हैं, उसे देखे जा रहे हैं, उस पर कमेंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। पॉजिटिव भी कमेंट हो सकता है, पर हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं कि उसके बारे में अटपटाक बातें कह रहे हैं। तो खुद को बड़ी असहज महसूस कर रही है। अगर इसे पानी भी चाहिए होगा तो आप सोचो, आज से 200-300 साल पहले वो बहू है उस घर की, तो कैसे बोलेगी अगर उसको पानी भी चाहिए होगा? तो उस स्थिति में क्या होता है, ससुराल में जब पहली बार नवविवाहिता गई, तो उस स्थिति में इसके ससुराल में बहुत सारी ऐसी और स्त्रियां होंगी जिनका विवाह हो चुका है। तो वो भी इस फेज से गुजरी है ना। जब इसका शादी हुआ तो ये भी बैठी हुई थी, इसको भी लग रहा था यार काश कोई मेरा दोस्त बन जाता यहाँ पर, और कोई मेरे से थोड़ा बात करता, किसी के साथ में थोड़ा फैमिलियर हो जाती। तो इनको इसकी भाव पता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो ये सभी स्त्रियां जो विवाहित है ससुराल की, जिसकी शादी इनसे पहले हो चुकी है, ये सब स्त्रियां इसको उठा करके अपने साथ नृत्य करवाती है। और नृत्य ही तो वो एक माध्यम है ना जिससे आप एक दूसरे के साथ फैमिलियर हो जाएंगे।
तो जब किसी का विवाह हुआ और वो पहली बार ससुराल गई तो ससुराल जाते ही उसने पहला नृत्य जो वहां की नव विवाहिताओं के साथ किया, बस उसी नृत्य को क्या कहते हैं, उसको झुमेलो कह देते हैं। झुमेलो, झुमेलो नृत्य मतलब ससुराल जाते ही आपको ये नृत्य करना है। तो पहला पॉइंट इस पर लिखना, झुमेलो। ससुराल नव विवाहिताओं के द्वारा नव विवाहिताओं के द्वारा ससुराल में किया जाने वाला नृत्य, ससुराल में किया जाने वाला नृत्य। पहली बार जब कोई नव विवाहिता ससुराल पहुंचेगी तब उसे वहां जाकर के नृत्य करना होगा, और उस नृत्य का नाम क्या होगा, उस नृत्य को कहेंगे झुमेलो। इतना ही नहीं, एक तो झुमेलो आपने कर दिया जब आपका शादी हुआ, शादी के बाद पहली बार जब आप ससुराल गए तो आपने झुमेलो नृत्य कर दिया, पर यह नृत्य प्रत्येक वसंत में होता है। हर वसंत ऋतु के आगमन पर गढ़वाल में झुमेलो नृत्य किया जाता है। पहली बार तो आपने तब किया जब आप ससुराल आए, अब कब करोगे आप, तो मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था है हमारी, और मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था में पुरुषों का दायित्व यह है कि वो साल के अधिकांश समय घर से बाहर रहें, और घर चलाने की जिम्मेदारी स्त्रियों के पास है, तो स्त्रियां घर चलाती है। अब जैसे ही बसंत ऋतु आती है, तो बसंत ऋतु के आते ही, अभी बसंत आ गया ना, अभी ये अब बसंत का सीजन है आगे, तो ये जो बसंत ऋतु है, इस बसंत ऋतु में नारी के अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं पति की याद में, पहला पॉइंट हम कह सकते हैं पति की याद में, अपनी प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए, या फिर उस नारी के जो कष्ट है, क्योंकि वो पूरा घर संभाल रही है ना, और पर्वतीय अंचल की महिलाएं सबसे ग्रेट है, मतलब पूरे इंडिया में आप मान के चलो तो पहाड़ में रहने वाली महिला का तोड़ नहीं, सबसे खतरनाक होती ना। अब देखो सुबह से लेकर के शाम तक वह सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है। मजेदार बात ये, बिना शिकायत किए हुए, तुम्हारी हमारी मम्मी चाची ताई ये वो सो, कल के दिन तुम में भी कोई हो कि मैं गांव में ही रहूंगी, तो गांव का जीवन कष्टदायी है ना। माँ सुबह उठने से लेकर रात सोने तक कोई शिकायत नहीं करती भाई। और शहरों में रहने वाली जो माँ है उनका जीवन उनकी तुलना में उतना कठिन नहीं है। पर्वतीय जीवन कठिन, आप लोग भी तो पहाड़ से होंगे ना, तो उनका जीवन बड़ा कठिन है, और पूरा दिन घास काटना, ये काटना, वो करना, ए करना, ए करना। फिर समाज पुरुष प्रधान है, दूसरी समस्या ये है, सारा दिन काम करने के बाद हो सकता है कि शाम को दादा ने ऐसी डांट दे दी ना मम्मी को, तो मम्मी उसको भी सुनती रहेगी। तो उस स्त्री के मन में जो वेदनाएं हैं, जो कष्ट है, उन कष्टों को कब वो एक्सप्रेस करे, टाइम ही नहीं ना। तो इसलिए जब भी बसंत आता है तो बसंत के समय नारी की वेदनाएं, उसके पति के विरह और उसकी प्रेम अभिव्यक्ति के लिए भी जो गीत गाए जाते हैं उनको भी क्या बोलते हैं, झुमेलो। तो झुमेलो में अगला पॉइंट लिखना अथवा। ये तो पहला स्टेप हो गया कि जब नव विवाहिता आई तब उसने ससुराल में जो नृत्य किया वह झुमेलो है। अथवा बसंत के आगमन पर वेदना तथा प्रेम अभिव्यक्ति के वे गीत, वेदना तथा प्रेम अभिव्यक्ति के वे गीत, वेदना तथा प्रेम अभिव्यक्ति के वे गीत जो पति के विरह में गाए जाते हैं, पति की याद में, ठीक है, पति के विरह में गाए जाते हैं, उन गीतों को झुमेलो कहते हैं। झुमेलो पहले प्रकार का गीत है, गढ़वाल का प्रमुख गीत है, इसको बोलते हैं झुमेलो। ठीक है, झुमेलो पहला लोक नृत्य है। कुमाऊं में नहीं इसका प्रचलन है, गढ़वाल क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है। चलो झुमेलो के बाद चलो थड़िया, अगला जो लोक नृत्य है गढ़वाल का उसे कहते हैं थड़िया। ठीक है, गढ़वाल का अगला प्रमुख लोक नृत्य उसे थड़िया कहते हैं। थड़िया शब्द थड़ से निकला है। थड़ मतलब होता है चौक, चौक या आंगन। चौक होता है ना घर में, गांव में, जैसा गांव में, इधर शहरों में तो नहीं लोग चौक वॉक बनाते, पर गांव में जो आपका घर है, आपके घर के आगे का जो आंगन होता है उसको क्या बोलते हैं, चौक बोलते हैं, और भी कुछ गुठियार भी बोलते हैं, जो मर्जी कहते हैं उसको। तो थड़ का मतलब होता है चौक। तो जब भी किसी लड़की की शादी हुई तो शादी के बाद पहली बार जब लड़की अपने मायके आती है, फर्स्ट टाइम, मतलब विवाह के 4 दिन कंप्लीट हुए और तब पहली बार जब लड़की अपने मायके आती है तो उसके मायके आने की खुशी में गढ़वाल क्षेत्र में वह नव विवाहिता अपने घर के आंगन में जो नृत्य करती है उसे थड़िया कहते हैं। तो थड़िया आप लिखना, नव विवाहिताओं के द्वारा पहली बार मायके आने पर, नव विवाहिताओं के द्वारा पहली बार मायके आने पर आंगन में किया जाने वाला नृत्य।
आंगन में किया जाने वाला नृत्य, आंगन में किया जाने वाला नृत्य वो थड़िया है। तो थड़िया भी गढ़वाल का एक लोक नृत्य है, झुमेलो भी गढ़वाल का एक प्रमुख लोक नृत्य है। फिर गढ़वाल के अगले लोक नृत्य पर चलो, इस नृत्य का नाम होता है चौफुला। चौफुला, चौफुला गढ़वाल का एक और प्रमुख लोक नृत्य है। चौफुला नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में किया जाने वाला एक और प्रमुख नृत्य, और उसको बोलते हैं चौफुला नृत्य। ठीक है, चौफुला। अब ये देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का एक नृत्य है, एक गीत है। नृत्य है तो गीत भी होगा अपने आप में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का है। आपने अमूमन ये फील किया हो कि आप किसी गीत को सुन रहे हैं, तो गीत को सुनते समय मान लो उस गीत में 5 स्टेप है, यानी 5 पैरा है। जब आप पहला पैरा सुनेंगे तो अच्छा लगता है, जैसे अभी आप अंग्रेजी टैक्सी अच्छा लगा ना। अगर आप दूसरा पैरा सुन लेते, वाह वाह वाह, फिर तो मुझे लगता तुमने गुरुजी बंद मत करना। दूसरा पैरा आते आते गीत जो है ना वो अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर चुका होता है। बहुत कम लोग हैं जो तीसरे पैरे तक वेट करेंगे। तीसरा पैरा आते आते गीत का एक भाव होता है। जैसे आपने किसी गीत को सुना, मान लो वह गीत विरह प्रदान है, रोने वाला है। आप उस गीत को कब सुनेंगे? जब आपके अंदर विरह रस होगा ना। आज आपका मूड ही ऐसा है, रोने का मन कर रहा है, विरह भाव है मन में, किसी ने कुछ नहीं किया, आ गया विरह भाव आ गया। तो ऐसे में आप YouTube खोल के सर्च करोगे रोने वाला सैड सॉन्ग, निकाल भाई सैड सॉन्ग। जब आपने पहला सैड सॉन्ग का पहला लाइन सुना, वाह, आपने कनेक्ट कर दिया उससे, वाह वाह बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरी लाइन आते आते आप रोने लग जाओगे लगभग। तीसरी लाइन आते आते ये आपको पूरी तरीके से कनेक्ट कर चुका होगा, लेकिन अब आगे की लाइनें वेस्टेज है। देखा है ना तुमने, चौथी, पांचवी, छठवीं, ये ऐसे ही है। मतलब ये ना भी होती तो भी गीत अपना काम कर चुका है। जो गीत का मूल भाव था, आपने क्यों गीत निकाला था कि मेरे मन में विरह रस का भाव है, मेरे मन में रोने का भाव उत्पन्न हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि मेरा दिल शांत हो जाए। शांत कैसे हो? तो रोने वाला गीत निकाल दिया, और तुमने एक बार गीत सुना वहां से, अब आप कनेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल मेरे ऊपर बना हुआ है गीत। तीसरे पैरा तक काम हो गया, चौथे, पांचवें, छठवें पैरा तक कोई नहीं वेट करता है। तो एक गीत जो है वो दूसरे तीसरे पैरे तक अपने मूल भाव को प्राप्त कर चुका होता है। इसलिए गढ़वाल में एक सिस्टम बनाया गया कि जब कोई गीत बने तो उसका भाव एक ही ना रहे। जनरली ऐसा ही होता है। अगर कोई सैड सॉन्ग है तो उसकी पहली लाइन सैड है तो सारी लाइन सैड होंगी ना, पूरा सैड ही सॉन्ग होगा। आपने देखा भी होगा, आजकल कई लोग फेस व्हाट्सएप में जैसे आपको वीडियो भेज देते हैं, कोई वीडियो है, सीरियस टाइप का वीडियो चल रहा है और आप बड़े ध्यान से उसको सुन रहे हैं, और फिर वो बीच में कपिल शर्मा के यहाँ गुत्थी था, गुत्थी वो आ जाता है, मजाक कैसा लगा मेरा, बीच में बोल देता है। अब फिर आपका अचानक से, यार मैं इतना सीरियस वीडियो देख रहा था और ये बीच में हास्य रस ले आया, तो क्या कर दिया, एकदम से भाव बदल दिए। तो गढ़वाल का एक प्रमुख नृत्य है जो भावों पर आधारित है। और आप देखो शुरू में वर्ड क्या लिखा है, चौ। चौ मतलब होता है 4। तो एक ऐसा गीत जिसमें 4 भावों का समन्वय होता है। शॉर्ट में समझो, इस गीत में क्या होगा कि जैसे गीत स्टार्ट हुआ, बहुत सीरियस मोड से गीत चल रहा है, मेरी बातों को ध्यान से समझना। ये गीत अपने मूल स्वभाव में पहले भाव से स्टार्ट हुआ, सीरियस होकर ये गीत चल रहा है। इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कुछ ज्ञान दिया जा रहा है। आपने गीतों को सुना और गीतों को सुनने के बाद अचानक से इस गीत का भाव बदल जाएगा और ये गीत हास्य रस में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब पहले आपको जीवन का कुछ ज्ञान दिया जा रहा था और अचानक से कैसा लगा मेरा मजा, अब तुम हंसने लग गए, और क्या बात, कॉमेडी कॉमेडी, उसके बाद कॉमेडी चल रही, कॉमेडी, हंस रहा है आदमी। तो जीवन का बहुत बड़ा मूल बताता है ये गीत। उसके बाद आदमी हंस रहा है, हंसते 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 हास्य रस के बीच में अचानक से इस गीत में विरह रस आ जाता है। क्यों? क्योंकि हंसने की सबसे चरम और अंतिम बिंदु रोना है ना। आप जीवन में हंसो जरा एक बार, आप ड्यूटी लगा दो तुम्हारी यहाँ, एक गैस भी होती बल जिससे हंसते ना, अगर मैं वो गैस इस कमरे में डाल दूं जिससे लोग हंसने लग जाए, कितना लिमिट होगा हमारे हंसने का? एक लिमिट होता है ना, आधा घंटे आप हंसे, देखा है कुछ लोग हंसते 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 रोने लग जाते हैं। क्योंकि जीवन का मूल है कि एक भाव जीवन में सदैव नहीं रहेगा। आप हमेशा रोते नहीं रहेंगे, आप हमेशा हंसते नहीं रहेंगे। तो हंसने का एक पीक है, पीक अंतिम बिंदु है, और वो रोना है। तो अचानक से गीत परिवर्तित हो जाएगा, और यहाँ क्या था, सीरियस आप कोई गीत चल रहा था, अचानक से वहां हास्य रस में परिवर्तित हुआ। हास्य रस में परिवर्तित होते होते आदमी सबसे बेहतरीन तब रोएगा जब वो सबसे ज्यादा हंस चुका होगा। अब कोई व्यक्ति जो हंसता ही नहीं है ना, किसी किसी व्यक्ति के मन में, दिल में हास्य रस का अभाव होता है, हंसता ही नहीं है। तो जो हंसता ही नहीं है वो रो ही नहीं सकता, कैसे रोएगा बताओ? हंसा ही नहीं है कभी जीवन में,
तो जो व्यक्ति हंसते कम है, उम्मीद लगाओ कि इनसे रोने की उम्मीद कम करो। कैसे रोएगा ये? उसके मन में जब हास्य रस ही नहीं है तो करुण और विरह रस आएगा ही आएगा नहीं। और जो व्यक्ति खूब हंसता है तो खूब रोएगा भी। तो ये इस गीत के माध्यम से अब उसके मन में अचानक से करुण रस आ गया, भाई वो चिलियाठी मार रहा, रो रहा मतलब। और फिर विरह रस के बाद अचानक से कोई और रस डाल दे, वात्सल्य डाल दे, प्रेम डाल दे, श्रृंगार डाल दे। तो चार चार भावों के समन्वय वाला एक गीत है जो गढ़वाल में जनरली गाया जाता है, जो हमें संदेश देता है कि जीवन में कुछ भी चीज स्थिर नहीं है। ज्ञान से लेके, हास्य से लेके, करुण मतलब दुख हो या सुख, अलग अलग स्थितियां आती रहेंगी, फिर रिपीट होगा, फिर से ज्ञान, फिर से हास्य, फिर से करुण। तो आप लिखो चौफुला क्या है? तो चौफुला चारों भावों के समन्वय वाला गीत है। चारों भावों के समन्वय वाला, जिसमें चारों भावों का समन्वय होता है। चारों भावों के समन्वय वाला एक गीत है जिस गीत को चौफुला कहा जाता है। चौफुला चारों भावों के समन्वय वाला गीत है। और कहां पर गाया जाता है? गढ़वाल में। चलो ये कुछ और श्रृंगार प्रदान गीत है, इनकी लिस्ट बनाओ। डंडियाला एक और गीत है, डंडियाला, ठीक है, डंडियाला। अंदाजा लगा लोगे कि ढंग से पढ़ोगे इसको। डंडियाला, डंडियाला का मतलब है डंडा प्लस वाला। ऐसा गीत, ऐसा नृत्य जिसमें आपके पास डंडा हो, तो डंडा लेके नृत्य करना है। कोई ऐसा नृत्य आपने देखा जिसमें आपके हाथ में डंडा हो? भांगड़ा, भांगड़ा में तो नृत्य नहीं होगा ना ऐसा। डांडिया, डांडिया होता है ना गुजरात में, तो गुजरात के अंदर जब डांडिया नृत्य होता है तो आप ऐसे हाथ में डंडा, मतलब इतना लंबा डंडा नहीं, 6 फीट का, छोटे छोटे लकड़ियां वो हाथ में उठाएंगे और ऐसा खट 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 मारो। बस हमारे यहाँ भी है डांडिया। गुजरात में जैसे डांडिया नृत्य होता है उसी की तर्ज पर हमारे राज्य में भी एक नृत्य आयोजित किया जाता है, उसको डंडियाला कहते हैं। ये पिथौरागढ़ के अंदर सौका क्षेत्र का नृत्य है। पिथौरागढ़ के सौका क्षेत्र का एक श्रृंगार प्रदान नृत्य, श्रृंगार प्रदान नृत्य स्त्री और पुरुषों के द्वारा यह गोल घेरे में किया जाता है। फिर पिथौरागढ़ के ही सौका क्षेत्र का एक और प्रमुख नृत्य है जिसका नाम है चमफूली। अगला लोक नृत्य चमफूली, इस लोक नृत्य का नाम है चमफूली, ठीक है, चमफूली। यह नृत्य भी पिथौरागढ़ के अंदर सौका क्षेत्र में किया जाता है और यह भी एक प्रकार का श्रृंगार प्रदान नृत्य है। फिर आपके पास इसी पिथौरागढ़ के सौका क्षेत्र में एक नृत्य किया जाता है जिसको बोलते हैं घुसका। घुसका ये युगल नृत्य है, कपल डांस है पिथौरागढ़ का, युगल नृत्य। पिथौरागढ़ के सौका क्षेत्र में किया जाने वाला एक कपल डांस, उसको कहते हैं घुसका। घुसका एक नृत्य होता है, घुसका नृत्य फेमस नृत्य है, घुसका नृत्य, ठीक है। चलो फिर परीक्षा में खूब प्रश्न आता है आपके पास इस प्रश्न से, ठुल खेल। कुमाऊं के अंदर भाद्रपद मास में जब भादों का महीना आता है तो रामायण की कथा के रूप में एक नृत्य आयोजित किया जाता है, एक स्वांग आयोजित किया जाता है जिसमें रामायण के कैरेक्टर बनाए जाते हैं, राम लक्ष्मण सीता ऐसा ऐसा। तो रामायण कथा के रूप में ठुल खेल इसका नाम है, ठुल खेल, ठीक है, ठुल खेल। ये एक और लिख लो, ये भी पेपर में काम आएगा, दुरिड़। दुरिड़ को कहते हैं अमहरम और ये अंत्येष्टि संस्कार के गीत है। अंत्येष्टि संस्कार, कई बार क्या होता है ना, उत्तराखंड में बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी है जहां पर जब व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकालते हैं, शव यात्रा, तब भी गीत गाए जाते हैं। तो पिथौरागढ़ के सौका क्षेत्र में ये प्रथा प्रचलन में है। पिथौरागढ़ के सौका क्षेत्र में जब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है ना, तो अंतिम संस्कार के समय कुछ गीत गाए जाते हैं। चलो फिर अब लास्ट एक टॉपिक और बचा है, कल करेंगे बाकी के गीत, आज इतना कर लो।